हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और लेखक के बारे में बात करेंगे जिसने आज से 100 साल पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा या कहें बच्चों की शिक्षा की बात की। आज से 100 साल पहले जब पुरानी शिक्षण विधियां प्रचलित थीं, तब उन्होंने वह शिक्षण विधियां दी जिन्हें हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व विद्यालय शिक्षा लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। गांधी जी ने जो कार्य राजनीति में किया, वही कार्य इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान शिक्षा शास्त्री गिज्जू भाई की। तो चलिए आज हम गिज्जू भाई के बारे में जानेंगे। महान शिक्षाविद गिज्जू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर सन 1885 ईस्वी को चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था। गिज्जू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था। चित्तल सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। इनका पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था। अगर गिज्जू भाई का पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? गिरजाशंकर भगवान जी बधेका। जो काम गांधी जी ने राजनीति में किया, वैसा ही कार्य गिज्जू भाई ने शिक्षा के क्षेत्र में किया। अब गांधी जी ने क्या किया था? राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्रांति ला दी थी, राजनीति में क्या क्रांति लाई थी। वैसा ही कार्य गिज्जू भाई ने क्या शिक्षा के क्षेत्र में किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी जब इन्होंने बच्चों की शिक्षा की बात करी। गिज्जू भाई को बच्चों का गांधी या मूँछों वाली माता भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि गिज्जू भाई को क्या बच्चों का गांधी या मूँछों वाली माता के नाम से भी जाना जाता था। गिज्जू भाई या उनकी माता का नाम काशीबा था। गिज्जू भाई की माता का नाम काशीबा था और पिता का नाम श्री भगवान जी बधेका था। माता का नाम काशीबा और पिता का नाम श्री भगवान जी बधेका था। गिज्जू भाई बच्चों की आज़ादी के प्रबल समर्थक थे। भावनगर की दक्षिणामूर्ति गिज्जू भाई की साधना स्थली रही। दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर उनकी शैक्षिक प्रयोगशाला थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गिज्जू भाई की शैक्षिक प्रयोगशाला कौन सी थी, तो दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर उनकी क्या थी? शैक्षिक प्रयोगशाला थी। उन्होंने लगभग 200 से अधिक बाल पोथियाँ लिखीं। अब हम गिज्जू भाई की शिक्षा की बात करेंगे तो गिज्जू भाई की शिक्षा जो है उच्च शिक्षा मुंबई से हुई और कानून की शिक्षा भी उन्होंने मुंबई से प्राप्त करके मुंबई में हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। लेकिन उसी समय क्या हो रहा था? राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे होते हैं तो उनसे प्रभावित होते हैं गिज्जू भाई, और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर वकालत छोड़कर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की आजीवन सदस्यता ली। आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने क्या वकालत छोड़ दी और दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की आजीवन सदस्यता ले ली। दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में इन्होंने एक बाल मंदिर की स्थापना की जिसमें 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा प्रदान करते थे। इन्होंने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में क्या इन्होंने किया? एक बाल मंदिर को स्थापित किया जिसमें वो क्या करते थे? 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा देते थे या शिक्षा प्रदान करते थे। डॉक्टर मांटेसरी का इन पर बहुत प्रभाव था। इनका मानना था कि शिक्षा की बालकों का मार्गदर्शक है, उनका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जो गिज्जू भाई थे डॉक्टर मांटेसरी से बहुत प्रभावित थे और गिज्जू भाई का मानना था कि शिक्षा की बालकों का मार्गदर्शक है, उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। उस समय क्या होते थे? जो टीचर होते वो प्रशिक्षित नहीं होते थे, तो उनका ये मानना था कि टीचरों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र के इस कर्मठ कार्यकर्ता का निधन 23 जून 1939 को मुंबई में हुआ। जो शिक्षा के क्षेत्र में इस कार्य जो गिज्जू भाई थे, इनका जो निधन हुआ कब हुआ? 23 जून सन 1939 को। कहाँ पर? मुंबई में हुआ। अब हम बात करेंगे गिज्जू भाई के शिक्षा दर्शन की। ठीक है, शिक्षा दर्शन देखते हैं। गिज्जू भाई शिक्षक, लेखक, वकील एवं दार्शनिक भी थे। उनकी शैक्षिक विचारधारा के कई आयाम थे। ठीक है, मतलब ये क्या थे? शिक्षक थे, लेखक थे, वकील थे, दार्शनिक थे, तो इनकी शैक्षिक विचारधारा के कई आयाम थे। अब हम बात करेंगे शिक्षा के अर्थ की। गिज्जू भाई के अनुसार गिज्जू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित रूप में मानते थे। वो शिक्षा कैसी मानते थे? बाल केंद्रित मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा बालक की रुचियों के अनुसार दी जानी चाहिए। वो शिक्षा को कैसा मानते थे? बाल केंद्रित मानते थे और उनका मानना था कि शिक्षा बालक की रुचियों के अनुसार दी जानी चाहिए। मतलब बालक की जो रुचियां हैं उनके अनुसार शिक्षा बालक को प्रदान की जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य की कि गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो पहला उद्देश्य है बालक का समुचित विकास करना। बालक का समुचित विकास करना, इसमें क्या है? बालक का खाली मानसिक शारीरिक विकास ही नहीं, बल्कि क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा क्या है? बालक का मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। गिज्जू भाई चाहते थे कि जो बालक की सृजनात्मक शक्तियाँ हैं उनका भी विकास शिक्षा के द्वारा होना चाहिए।
नेक्स्ट है बालक के नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। वो बालक के नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते थे, जिससे क्या होगा, बालक कुशल नागरिक बन पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा में बच्चों का आदर व सम्मान किया जाना चाहिए। वो चाहते थे कि जो बच्चा है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसको उसका क्या होना चाहिए, आदर व सम्मान होना चाहिए। एक जगह उन्होंने कहा भी था कि बच्चों को उनके नाम से ही पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं बच्चों के जो टीचर उपनाम कुछ रख लेते हैं, उन नाम से पुकारते हैं। तो वो ऐसा नहीं कह चाहते थे। वो चाहते थे कि बच्चों का जो नाम है उसको उसके नाम से पुकारा जाना चाहिए और आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा अध्यापक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। वो चाहते थे कि जो शिक्षा अध्यापक केंद्रित ना हो बल्कि कैसी हो, बाल केंद्रित हो। उस समय शिक्षा कैसी होती थी, अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक जो भी चाहता था वही पढ़ाता था, लेकिन इनके अनुसार क्या है, जो बालक पढ़ना चाहे वो पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट है भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए। जो भी हम उसको सिखाना चाहते हैं, जो भी भाषा का ज्ञान देना चाहते हैं, तो जो उसकी वहाँ की मातृभाषा है उसमें दिया जाना चाहिए। अक्षर ज्ञान पढ़ना लिखना सिखाया जाए। पहले क्या कराया जाए, अक्षर ज्ञान कराया जाए, फिर उसके बाद पढ़ना और तब लिखना सिखाया जाना चाहिए। अंकों का ज्ञान एवं पहचान, प्रारंभिक स्तरीय संगीत व फूलों के चित्र बनाना और रंग भरना सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, अंकों का ज्ञान होना चाहिए, पहचान और प्रारंभिक स्तरीय संगीत होना चाहिए, फूलों के चित्र बनाना होना चाहिए और रंग भरना क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। वृक्ष नदी वनस्पति पर्वत आदि का निरीक्षण करना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या है, वृक्ष नदियों और वनस्पतियों या पर्वतों का निरीक्षण शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उनके पाठ्यक्रम में क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना भी सम्मिलित था। नेक्स्ट है धार्मिक व्यक्तियों के महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन कराया जाना चाहिए। उनके अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम में धार्मिक व्यक्ति जो भी हैं और जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी को भी शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की वास्तविक आयु को ध्यान में न रखकर उसकी मानसिक आयु के अनुसार होना चाहिए। गिज्जू भाई चाहते थे कि जो बालक की वास्तविक आयु है उसको ना देखा जाए, बल्कि क्या जो उसकी मानसिक आयु है, जिस स्तर पर उसका मानसिक विकास हो पाया है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए, शिक्षा का निर्धारण होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड की। क्योंकि गिज्जू भाई मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल से प्रभावित थे, अतः उन्होंने इन विधियों का अनुसरण किया। चूँकि आप जानते हैं, आपको पहले बता चुके हैं कि वो मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल से प्रभावित थे गिज्जू भाई, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं विधियों का प्रयोग किया जो मॉन्टेसरी या फ्रॉबेल ने किया है। जैसे खेल विधि द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी नाटकों द्वारा सीखना, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अवलोकन विधि, परिचर्चा विधि, गतिविधि विधि उनकी प्रमुख विधियाँ हैं। सबसे पहले उनके अनुसार सबसे पहले पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाए। सबसे पहले क्या, पढ़ना सिखाया जाए, उसके बाद लिखना सिखाया जाए। लेखन में सबसे पहले रेखाएं बनाना सिखाया जाए। नेक्स्ट है व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर पाठ शिक्षण के साथ हो। मतलब व्याकरण, जैसे हम लोग देखते हैं कि व्याकरण अलग से पढ़ाया जाता है, तो वो चाहते थे कि व्याकरण शिक्षा अलग से ना हो, बल्कि क्या, जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसी समय जो संज्ञा सर्वनाम जो भी उनका ज्ञान करा दिया जाए। आकृतियों के माध्यम से वर्ण ज्ञान व सूत्रलेख कराया जाए। आकृतियां दिखा के उनका क्या कराया जाए, वर्ण ज्ञान कराया जाए और सूत्रलेख कराया जाए। गिज्जू भाई की एक अनुपम कृति है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षण पद्धतियां, जिसमें उन्होंने बालक को कैसे पढ़ा जाए इस पर विस्तार से चर्चा की। उनकी एक किताब है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षण पद्धतियां, उसमें उन्होंने क्या किया, बालक को कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट है, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक छात्र संबंध। गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध कैसे होने चाहिए। उनके अनुसार शिक्षक एक पुजारी के समान है, छात्र देव है। उनके अनुसार जो शिक्षक है क्या है, पुजारी है, और छात्र क्या है, देव या देवता है। जैसे मंदिर की बात करें तो मंदिर में भगवान होते हैं, वैसे क्या वो छात्र को भगवान मानते थे और जो पुजारी होता है उसको शिक्षक मानते थे। उन्होंने बाल देवो भव का सूत्र प्रतिपादित किया। उनके अनुसार क्या था, बाल देवो भव उनका क्या था, सूत्र था या उनका नारा था, बाल देवो भव। शिक्षकों में बच्चों के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा भाव तथा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों में क्या होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, त्याग और सेवा भाव होना चाहिए तथा मनोविज्ञान का ज्ञान भी शिक्षकों को होना चाहिए। आज भी जो शिक्षक है उनको मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक माना जाता है आधुनिक विचारधारा के अनुसार। ये बात उन्होंने आज से 100 साल पहले ही कह दी थी। गिज्जू भाई चाहते थे कि शिक्षक समर्पण की भावना से कार्य करे, वह पैसों का लालच न करके अपने को सरकारी नौकर न मानकर
बालक के भविष्य के रचनाकार माने। वो चाहते थे कि क्या शिक्षक समर्पण की भावना से कार्य करे और पैसों का लालच न करके या अपने को सरकारी नौकर न मानकर क्या माने, बालक के भविष्य का रचनाकार माने। ठीक है, अपने आप को उनको उनका भविष्य बनाने का अधिकारी समझे और ऐसा समझे कि हम जो हैं यह शिक्षक जो है वो क्या है, भविष्य बनाने का अधिकारी है बालक का। अब हम बात करेंगे गिज्जू भाई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की। जो पहला कार्य है इनका, 1920 में गिज्जू भाई ने बच्चों की शिक्षा प्रदान करने हेतु बाल मंदिर की स्थापना की। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इन्होंने क्या किया था, दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने क्या करते थे, शिक्षा देते थे बच्चों को। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति का विकास किया। जो इन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति का अनुभव द्वारा विकास किया था वो उन्होंने इनकी स्वयं की एक उपलब्धि थी। नेक्स्ट है, उन्होंने बहुत कम कीमत वाले शिक्षण उपकरणों का प्रयोग किया। इन्होंने जो उपकरण शिक्षा में प्रयोग किए क्या थे, बहुत कीमत के थे और इनके द्वारा स्वनिर्मित थे, इन्होंने कबाड़ के सामान से बनाए थे। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में गिज्जू भाई के कार्यों से प्रभावित होकर 1923 में ताराबाई मोदक ने उनके साथ कार्य करना प्रारंभ किया। ताराबाई मोदक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अब क्या होता है, गिज्जू भाई की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, उससे प्रभावित होकर 1923 में ताराबाई मोदक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी इनको इन्होंने ज्वाइन किया। 1926 में उन्होंने नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। गिज्जू भाई ने 1926 में क्या की, नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर ईसीसी बालवाड़ी के विकास का आधार बना। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय गिज्जू भाई और ताराबाई मोदक को ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि भारत में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय यदि किसी से पूछा जाए किसको जाता है, तो किसको जाता है, गिज्जू भाई और ताराबाई मोदक को ही जाता है। नेक्स्ट है, इनके द्वारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की गई उसे आज बालवाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा गिज्जू भाई ने प्रारंभ की थी उसे आज क्या किस नाम से जाना जाता है, बालवाड़ी नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत के लोगों को मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति से भी परिचित कराया। इन्होंने क्या किया, चूँकि मॉन्टेसरी कहाँ बाहर की थी, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों को मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति से भी गिज्जू भाई ने परिचित कराया। अब हम बात करेंगे विद्यालय की। इनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। इनके अनुसार विद्यालय मंदिर है, वहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण व उल्लासपूर्ण होना चाहिए। यहाँ बच्चों को ममत्व और पिता की छत्र छाया में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए। इनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय एक मंदिर के समान है, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण और उल्लासपूर्ण होना चाहिए। यहाँ बच्चों को ममत्व और पिता की छत्र छाया में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुशासन की बात करेंगे। गिज्जू भाई दंडात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। ठीक है, दंडात्मक अनुशासन ये नहीं चाहते थे, वह स्वानुशासन पर बल देते थे। उनके बाल मंदिर में कोई भी बच्चों को ना तो डरा सकता था और ना ही शारीरिक दंड दे सकता था। उनका मानना था कि अधिगम सिर्फ सहानुभूति से ही संभव है। तो ये क्या थे, दंडात्मक अनुशासन के विरोधी थे और जो इनका बाल मंदिर था उसमें कोई इसको बच्चों को न शारीरिक दंड दे सकता था और न ही डरा धमका सकता था, बल्कि और अधिगम को क्या मानते थे, ये मानते थे कि सिर्फ अधिगम जो सहानुभूति से ही संभव है। नेक्स्ट अब रचनाओं की बात करेंगे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनमें आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, दीवा स्वप्न, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धति, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। उन्होंने लगभग 100 से अधिक किताबें लिखी। पुस्तकों का मुख्य विषय बालक शिक्षा, मात्रा, हास्य भाव पर आधारित था। सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक की अगर बात करें तो इनकी दीवा स्वप्न थी, जो इनके शिक्षण अनुभव पर आधारित थी। दीवा स्वप्न जो इनकी थी, स्वप्न सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जो इनके शिक्षण अनुभव पर आधारित थी। इसमें इन्होंने क्या अपने शिक्षण अनुभव साझा किए थे। तो ये था हमारा टॉपिक गिज्जू भाई। गिज्जू भाई के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया, जो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में आज से 100 साल पहले कर दिया था वो कार्य आज हम कर रहे हैं। जो शिक्षण पद्धतियाँ इन्होंने आज से 100 साल पहले दे दी थी वो शिक्षण पद्धतियों का आज प्रयोग कर रहे हैं हम आज पढ़ाने में। इससे हम जान सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व कितना महान था, कितने बड़े शिक्षा शास्त्री थे। तो ये था हमारा टॉपिक गिज्जू भाई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।